Hello friends. Today the chapter is politics of planned development. In first chapter I have explained you the challenges of nation building. आप जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, फ्री हो गया था, लेकिन ये नेशन बनता है 26 जनवरी 1950. तो there were three challenges before the government, that is known as 3D. 3 challenges थी, 3D के नाम से जानते हैं. नंबर 1 डाइवर्सिटी, टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. सेकेंड डेमोक्रेसी एंड थर्ड वाज डेवलपमेंट. तो ये थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज वेरी क्रूशियल कि टू प्लान द कंट्री, टू डेवलप द कंट्री, to make a plan, to decide what is necessary for the development of this new nation. कौन सा प्लान बनाया जाए, इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोगों ने डिसाइड किया कि कैसा डेवलपमेंट मॉडल लाया जाए जिससे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. तो आई विल स्टार्ट इन दिस चैप्टर द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट. बेटा ये चैप्टर स्टार्ट होता है उड़ीसा. उड़ीसा एक स्टेट है, इट्स स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. आयरन ओर का ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा यहाँ रिजर्व्स पाए जाते हैं, रिजर्व्स हैं आयरन ओर के. तो जब इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमत बढ़ी तो ये सोचा उड़ीसा गवर्नमेंट में कि क्यों ना हम स्टील का आयरन का प्रोडक्शन, आयरन ओर का जो है वो बढ़ा दिया जाए. और इसके लिए द डोमेस्टिक कंपनीज एंड इंटरनेशनल कंपनीज वर इनवाइटेड. स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरनेशनल और स्टेट की जो कंट्री की जो companies थी, they were invited to produce the iron ore and it signed memorandum of understanding that is known as MOU. गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है उसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो मेनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स दे वर इंटरेस्टेड. Central and state government was also interested because it could provide capital investment, foreign exchange and employment opportunities to the people. Both were interested कि उड़ीसा में आयरन ओर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए. पैसा आएगा, पूंजी आएगी, जिससे स्टेट का और देश का विकास होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा. बट there were some challenges also. The tribals were not interested. जो ट्राइबल्स थे, वहाँ के जो रहने वाले उस एरिया के थे इन उड़ीसा, they were not interested. क्यों नहीं इंटरेस्टेड थे? क्योंकि वो डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपना घर मकान और अपने लेवलीहुड को छोड़ना पड़े. Second were the environmentalists. They were also in criticizing such type of decision that was taken by the state government. According them it was environmental issue also. उनके लिए ये था कि ये इन्वायरमेंट का भी इशू है, क्योंकि जब इस तरह की माइनिंग वर्क्स होंगे तो वहाँ पे जो भी वेजिटेशंस हैं, जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, दे विल डिस्टर्ब्ड. पॉलिटिकल कंटेस्टेशन. अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी डिस्कस किया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो दैट इज़ विद द कंसल्टेशन. तो डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द एक्सपर्ट ऑफ माइनिंग, इन्वायरमेंटलिस्ट्स एंड द इकोनॉमिस्ट्स. तो ज़्यादातर डिसीजन जो लिए जाते हैं तो ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है, उसके लिए एक्सपर्ट से, इन्वायरमेंटलिस्ट से, इकोनॉमिक्स से, उससे सबसे डिस्कस किया जाता है. और फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल. लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेती है
वो हमारी सरकारें लेती हैं। सरकारों में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो पीएम सीएम या मिनिस्टर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस। उड़ीसा में भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, बट इन दिस डिसीजन देयर मस्ट बी द रोल ऑफ द पीपल, लोकल पीपल, बिकॉज जब वो डेवलपमेंट करती हैं तो देयर मस्ट बी डेवलपमेंट, ग्रोथ विद जस्टिस। डेवलपमेंट तो हो, विकास तो हो, लेकिन न्याय के साथ हो। ऐसा नहीं डेवलपमेंट हो और गरीब जो है उनका घर उजड़ जाए, उनके साथ अन्याय हो। दे मस्ट बी गिवन द प्रॉपर कंपेंसेशन। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की आइडिया गवर्नमेंट कहाँ से आई? तो एज यू नो द डेवलपमेंट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पर्सन्स। जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। आप ही सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, एम होते हैं। ऐसे ही डेवलपमेंट की भी मीनिंग्स डिफरेंट पर्सन्स हैव द डिफरेंट। जस्ट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, the urban consumers, that is the Adivasi tribal people, the meaning of the development is the different. For one person, the meaning of the development is the rise in living standard, more benefits. For the other people, it is the loss of their livelihood, their land, their houses. अब हम बात आयरन और ही करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो उस सरकारों के लिए वो जो प्रोड्यूसर्स स्टील्स के थे, जो कंपनीज थी, वर्कर्स थे, उनके लिए तो बेनिफिट का था। लेकिन जो ट्राइबल्स उस एरिया में रह रहे थे, उनको अपने घर मकान सब छोड़ने पड़ने थे। इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए भी ये प्रॉब्लम थी, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है, लोकल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा। बट एट प्रेजेंट टाइम द डेवलपमेंट मीनिंग इज द बिकमिंग मोर एंड मोर मॉडर्न, और अंडर द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन द डेवलपमेंट प्लान हैज़ बीन डिसाइडेड। ड्यूरिंग द आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज यू नो, द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज द वेस्ट मॉडल, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और इट वाज नोन एज द कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म जानते क्या होता है? कैपिटलिज्म मीन्स कि द प्रॉफिट इज द मेन मोटो, प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट पर्सन्स, एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। लिबरलिज्म, फ्रीडम टू द इन्वेस्टर्स, freedom to the industrialists. Only nominal control should be of the government. Or on the basis of Western model of development, the countries of the world, they were divided into 3 categories. Just like developed countries, developing countries and underdeveloped. तो आप समझते हैं डेवलप्ड कंट्रीज क्या होते हैं? कंट्रीज which countries that have high per capita income, high living standard, advanced technology, these are known as developed countries. Developing countries that are in the process of developing, and underdeveloped are those countries which are very backward, they need the development. So that time there were 2 models of development after independence. There were 2 models. One was the liberal of the capitalist. Liberals का कैपिटलिस्ट मॉडल, और इसका लीडर था यूएसए। तो अमेरिका एंड द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, दे फॉलोड द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ऑल द प्रोडक्शन in the private hands, profit is the main motto, prices are decided by the market forces,
सो दिस वाज द कैपिटलिस्ट मॉडल। गवर्नमेंट का काम केवल इतना होता है कि उसको उस पर निगरानी रखना, कंट्रोल करना। सोशलिस्ट मॉडल, और सोशलिस्ट मॉडल इट वाज लेड बाय यूएसएसआर। इसमें क्या था, सभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट में के कंट्रोल में होती है, प्रॉफिट का मैटर नहीं होता, सोशल वेलफेयर इज़ द मेन मोटो होता है इसका। प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट हमारी है वो प्राइसेस डिसाइड करती है, कीमत डिसाइड करती है सोशलिस्ट मॉडल में। और सोशलिस्ट मॉडल का सबसे बड़ा सपोर्टर था, और ये यूएसए, सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे वर द ग्रेट सपोर्टर। तो इन आवर कंट्री आल्सो देयर वर सम लीडर्स who supported the socialist model of development. इनमें नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, the Prime Minister of India, some communist leaders, they also supported the socialist model, कि रसिया का मॉडल होना चाहिए। But some leaders, they favored industrialization, they favored the capitalist model of development. तो who favored the capitalist model of development, liberalism, they were known as right, and who supported the socialist development, they were the left. So some leaders, they were in favor of industrialization, development of urban areas, some were in favor of the development of rural areas. गांव का विकास होना चाहिए। गांधी जी भी इसके बड़े सपोर्टर थे कि हमारे देश का जो विकास है वो गांव से होकर के जाता है, गांव के विकास होगा जब, तभी देश का विकास संभव है। तो हमारे उस विचार के जो भी लीडर्स थे उनका मानना था कि डेवलपमेंट गांव से शुरू किया जाए। कुछ कहना था जब शहर में डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो धीरे धीरे फिल्ट्रेशन सिस्टम से गांव का डेवलपमेंट होने लगेगा। प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैसे प्लानिंग बनाई जाए, क्या प्लानिंग बनाई जाए। तो इन 1944 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट दे गैदर्ड इन बॉम्बे। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज देश के थे वो बॉम्बे में इकट्ठे हुए, एंड दे ड्राफ्टेड अ प्रपोजल। उन्होंने एक प्रपोजल बनाया, सेटिंग अप प्लान्ड इकोनॉमी, जो प्लान्ड इकोनॉमी से रिलेटेड था, और उसको कहते हैं बॉम्बे प्लान। अ प्लान दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मेनी बिग इंडस्ट्रीज इन 1944 फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वाज नोन एज बॉम्बे प्लान। And now government decided to set up a planning commission in March 1950. Planning commission was set up in March 1950, in which there were some economic expert, and Prime Minister became the chairperson of this planning commission. It started to make the 5-year plans for the economic development. ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि हमारे जो डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट में जो भी हमारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड 5 साल का है, 5 इयर्स का, उसको बनाया जाता है, और उसके लिए जो है वर्क होता है, डेवलपमेंट वर्क होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। बाद में 2015 ये जो प्लानिंग कमीशन था इसका नेम बदल दिया गया और रख दिया गया नीति आयोग। दी अर्ली इनिशिएटिव्स, तो अर्ली एफर्ट्स कौन कौन से किए गए? तो आप एज यू नो व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप, इट ऑप्टेड 5-year प्लान्स, और दिस 5-year प्लान्स कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम सोवियत यूनियन मॉडल, यूएसएसआर मॉडल, और दीज आर द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 years के ये प्लान हैं कि 5 years में कैसे देश का डेवलपमेंट होना है, कौन सी रोड्स बननी है, कौन सा ब्रिज बनना है, कौन से और आगे डेवलपमेंट वर्क होने, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। और फॉर दिस देयर आर 2 types ऑफ बजट्स। जब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जब बजट बनाती हैं तो उसमें एक प्रोविज़न रखा जाता है, और उस प्रोविज़न में क्या है कि एक तो होता है नॉन प्लान बजट और एक होता है प्लान बजट।
एक में बजट से कोई लेना देना नहीं है अपने, और पर्सनल थिंकिंग से गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाती हैं, वो बनाती हैं, और जो प्लान बजट होता है वो बजट के अकॉर्डिंग होता है, बजट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये होता है दिस इज अकॉर्डिंग बजट। अकॉर्डिंग बजट बताया था, बनाया था, और इसके लिए द 5 year plans were set up, 5 year plans that were set up that time, 5 year plans that were set up. The first 5 year plan that was started in December 1951 to 1956 for 5 years. Second 5 year plan that was made in 1956 to 61, and third 5 year plan it was from 1961 to 1966. तो देयर वर 2 टाइप ऑफ, आपको बताया था अभी कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स थे, लेकिन उनमें से इंडिया ने क्या किया, इट एक्सेप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अ प्लान ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि कुछ हम प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे, कुछ पब्लिक सेक्टर भी रख लेंगे, कुछ कैपिटलिस्ट की फीलिंग जो है स्पेशलिटीज़ लेंगे और कुछ सोशलिस्ट की लेंगे। सो द फर्स्ट 5 year प्लान दैट वाज प्रिपेयर्ड इन 1951 एंड दिसंबर एंड 56 तक रहा ये। के.एन. राज नाम लिया जाता है, ही वॉज अ यंग इकोनॉमिस्ट, ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट 5 year प्लान, के.एन. राज, और he also addressed many agricultural sector, mainly the agricultural sector. उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही एड्रेस किया। मेन फोकस वाज गिवन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, और फॉर दिस द मेगा डैम्स, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स दैट वर सेट अप on the rivers, these were known as large scale projects, or the most important is Bhakra Nagal Dam on Satluj. तो सो ये मानना था सरकार का कि जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, हम फूड सफिशिएंट हो जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो गांव का जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो शहरों का भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो रोल था गवर्नमेंट का, टू रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी को कैसे दूर किया जाए, बिकॉज मोर देन 80% पॉपुलेशन इन आवर कंट्री दैट वाज लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन, इट वाज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। रोटी कपड़ा मकान जिनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके लिए प्रयास किया गया, बिकॉज मेजर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज़ लिविंग इन द विलेजेस, गाँव में रहती है। तो जब गांव का विकास होगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, तो अपने आप देश का विकास होगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द सेकेंड 5 year प्लान दैट वाज प्रिपेयर्ड एज यू नो इन 1956, इट फोकस्ड ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज टू सेट अप ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, और The plan was drafted by P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis उन्होंने इस सेकेंड प्लान को प्रिपेयर किया था एज सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और ये लोग चाहते थे कि एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हो, और इसके लिए क्या किया गया, टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स, जो बाहर से सामान आता था हमारे देश में, उन पर टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए, उन पर टैरिफ ड्यूटीज़ लगा दी गई, टैक्स लगा दिए गए, इंपोर्ट टैक्सेस, इनको हम टैरिफ्स कहते हैं, कि जिससे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कंपटीशन कर सकें। तो इन इंडिया देयर वर बोथ द सेक्टर्स, बोथ द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ दैट वर पुट इन पब्लिक सेक्टर, क्योंकि उस समय कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश का वो रिस्क लेने नहीं तैयार था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, रीज़न ये था। तो इसलिए
To provide the base to the economic development, there was the need of heavy industries, basic industries. तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज रखे गए? इलेक्ट्रिसिटी, रेल, स्टील, मशीन्स, हैवी इंडस्ट्रीज। इनको बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं और फंडामेंटल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड टू मशीन टूल्स टू अदर सेक्टर्स। And small scale industries that were set up, agriculture that was set up in private sector. अब आते हैं थर्ड 5-year plan. It was also prepared in 1961 और it was also same as the second 5-year plan. Main focus was given on industrialization, urbanization, और इनका मानना था कि जब शहरों का मशीनें बनेगी, जब प्रोडक्शन होगा, फाउंडेशन तैयार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे गांव का भी विकास होगा। फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ डेवलपमेंट दे एक्सेप्टेड, लेकिन इट क्रिएटेड सम कंट्रोवर्सीज। अब विरोधाभास तैयार हो गया, कुछ लोग इसके फेवर में थे, सम वर अगेंस्ट दिस सिस्टम। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी थी वो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री थी। बिग क्वेश्चन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। कुछ लीडर्स जो हमारे थे उनका मानना था कि नहीं, एग्रीकल्चर पे हमें पहले फोकस करना है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और जे.सी. कुमारप्पा एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना था कि रूरल इंडस्ट्रीज़, जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, दीज आर वेरी नेसेसरी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, लेकिन बहुत बड़े हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस न करके और स्मॉल इसके रूरल इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाए। चौधरी चरण सिंह, ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ही वॉज अ लीडर ऑफ द फार्मर्स, ही वॉज द कांग्रेस ऑफ द leader of Congress. He resigned from Congress and formed a new party, भारतीय लोक दल। इसी इशू पर वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, भारतीय लोक दल। एंड ही वॉज अगेंस्ट द अर्बन डेवलपमेंट। उनका कहना था जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज़ ऑन द एक्सपेंशन और रूरल डेवलपमेंट, कि हम गांव के विकास की कीमत पर अर्बन डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देयर इज़ द फर्स्ट नीड द रूरल डेवलपमेंट। का मानना था कि कम से कम 2-3 5-year प्लान्स हैं, वो फोकस रहने चाहिए ऑन द रूरल डेवलपमेंट। एक दूसरा इशू था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, कि हमें कौन सा मॉडल एक्सेप्ट करना है, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसए और द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ सोवियत यूनियन। तो हमारे सामने 2 रास्ते थे, 2 पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट। वन कैपिटलिस्ट, कि प्राइवेट सेक्टर को एक्सेप्ट किया जाए। सेकेंड था सोशलिस्ट, पब्लिक सेक्टर को। एट लास्ट इट वाज डिसाइडेड बाय द इंडियन लीडर्स और गवर्नमेंट टू ब्रिंग द मिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेक्टर्स, कि नहीं, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, फाउंडेशनल मैंने जो हैं, और उन फंडामेंटल जो हैं, उन सबको जो है गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर में रखेगी, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। और जिस छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है और चीज़ें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में रहेंगी। तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कि आप प्राइवेट बस भी चलती हैं, गवर्नमेंट भी बसें चलती हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो बोथ द सेक्टर्स आर रनिंग टुगेदर इन इंडिया अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी। मेजर आउटकम्स, आखिर इसके रिजल्ट क्या हुए? जो ये डेवलपमेंट प्लान लाया गया था, इसका क्या हुआ, असर क्या हुआ? पहला, फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड, इज सेटअप फाउंडेशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे हमारा फाउंडेशन बेस तैयार हुआ। ड्यूरिंग दिस देयर वर द लार्जेस्ट डेवलपमेंट्स और स्पेशली ऑन मेगा डैम्स। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए गए, डैम्स जिनको मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इनका जैसे भाखड़ा हीराकुंड है,
भाखरान रिवर सतलुज, इट इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कह सकते हैं। हीराकुंड महानदी पर है। तो इसके लिए मेगा डैम्स क्यों बनाए गए थे कि पहले पावर जनरेशन, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, कैनल निकाल करके और हम सिंचाई करेंगे खेतों की, तो जिससे कि जो गाँव का भी विकास होगा और शहरों का भी विकास होगा। तो पब्लिक सेक्टर में क्या रखा गया? हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दैट वर पुट इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि इससे हमें बेस तैयार करना था, मशीन्स, टूल्स, ये सब चीज़ें क्या थी? दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोवाइड करनी थी, एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करनी थी। दिस वाज द रीज़न इन पब्लिक सेक्टर देयर वर हैवी इंडस्ट्रीज़, इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस तैयार करते हैं, ये सब रखे गए। प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को रखा गया। सेकेंड वाज लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। एज यू नो, अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। क्या किया गया? सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस जमींदारी सिस्टम, द लैंड लॉर्ड से लेकर के लैंड और पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई जमींदारी सिस्टम। सम स्टेट्स, लेकिन इसका भी असर हुआ। कुछ स्टेट ने तो प्रॉपरली इसको फॉलो किया, लेकिन इन सम स्टेट्स देयर वाज नॉट प्रॉपर वर्क, एज बिहार, बंगाल। जमींदारी उन्मूलन का जो है, एबोलिशन का प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लैंड ऑनर्स जो थे, लैंड लॉर्ड्स, दे वर नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट द पॉलिटिकली पावरफुल आल्सो। But it was important part that land was taken from the landlords and given to the peasants. अब किसान जो थे अपने ज़मीन के मालिक हो गए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब क्या किया गया? एक और एफर्ट किया गया, और वो एफर्ट ये किया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन समझते हैं? इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, HYV seeds, machines, tools, insecticide, pesticide और irrigation facilities, all these। तो ये जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था, दैट फोकस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इस पर डिपेंड करता था। और इससे बेनिफिट जो मिला, दैट टू द रिच फार्मर्स एंड द लैंड होल्डर्स। बड़े जो किसान थे, जो बड़े जोतकार थे, उनको इससे बेनिफिट मिला, बिकॉज दे वर एबल टू यूज़ द ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स, कल्टीवेटर्स, इन सब का वो यूज़ कर सकते थे। सो द मेन प्रोडक्शन दैट वाज इंक्रीज्ड इन द कंट्री, दैट वाज वीट एंड राइस। वीट और राइस दो ऐसी क्रॉप्स थी जिनका प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ा। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दैट became a developed part of the country in agriculture। और जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया तो देयर वाज द राइज ऑफ मिडिल क्लास पीजन सेक्शंस इन इंडिया। और ये मिडिल क्लास जो था वो भी रिच बन गया, और उसने पॉलिटिक्स में भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और पॉलिटिक्स जो थी वो मिडिल क्लास के हैंड्स में आ गई, पीजेंट्स के। लेटर डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इसके अलावा भी 5 years के अलावा भी कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंडिया में होते हैं। ड्यूरिंग इंदिरा गांधी 1960s, इंदिरा गांधी जो थी, सी वॉज अ वेरी पॉपुलर लेडी। सी डिसाइडेड टू फोकस ऑन द सोशलिस्ट मॉडल। और इसके लिए क्या किया गया? स्ट्रेंथन रोल ऑफ स्टेट, स्टेट की पावर्स को बढ़ाया गया। Many restrictions were imposed on private property, licensing system was started। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। और इन 1969 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया? 14 बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर से उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। प्रो पुअर प्रोग्राम्स वर आल्सो अनाउंस्ड टू रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए प्रो पुअर प्रोग्राम्स वर अनाउंस किए गए। और लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट भी हुआ। व्हेन मोर पावर्स वर गिवन टू द ब्यूरोक्रेट्स, टू द लीडर्स, इट स्टार्टेड इनसफिशिएंसी एंड करप्शन।
व्हेन ब्यूरोक्रेसी बिकेम पावरफुल, ज़्यादा पावर ब्यूरोक्रेसी को दिया गया था तो वो क्या हो गई, वो करप्ट हो गई, वर्क उसका इनएफिशिएंसी आ गई उसमें, और रिजल्ट ये हुआ देयर वॉज द लैक ऑफ पब्लिक फेथ, कि लोगों का विश्वास जो था गवर्नमेंट पर, ब्यूरोक्रेसी पर, वो कम होने लगा। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी के साथ वाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो स्टार्टेड, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, ए फर्स्ट टू इंक्रीज द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री, डेयरी इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना और बढ़ावा देना, ये वाइट रिवॉल्यूशन कहलाता है। और ये आइडिया दिया गया था वर्गीस कुरियन ने। और सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर की डेयरी आनंद डेयरी, दैट वाज सेटअप इन गुजरात, जिसका अमूल प्रोडक्ट है। और वर्गीस कुरियन को जो है आल्सो कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, उनको मिल्क मैन भी कहा जाता है। तो दिस वाज द प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री बाय आवर लीडर्स, बाय आवर गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम। एंड धीरे धीरे हम लोग क्या हुए, डेवलपिंग जो है से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज आपको मालूम है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट 5th इकॉनमी इन द वर्ल्ड। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 6 से भी ज़्यादा है, जबकि इन द बिगिनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान द ग्रोथ रेट जीडीपी ऑफ आवर कंट्री दैट वाज 3.7। तो दैट इज़ द डिफरेंस। और आज हमारी जो ग्रोथ डेवलपमेंट रेट है दैट इज़ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। हम चाइना से भी आगे हैं, अमेरिका से भी आगे हैं। तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। और गवर्नमेंट का एम है कि हम इसको 3rd पावरफुल इकॉनमी बना दें, लार्जेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की बना दें। तो साथियों, ये अगर चैप्टर आपको पसंद आता है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल हिस्ट्री पॉलिटी पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।